साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान पहला विषय हमारा गोलीय दर्पण क्या होता है। चलिए समझते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। जो हमारा गोलीय दर्पण होता है, ये किसी खोखला गोला एक ले लिया जाए और उसको काट लिया जाए तो उसका एक भाग हमारा क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जिसका एक तल क्या हो, पालिशदार हो, एक तल उसका पालिशदार हो और दूसरा तल परावर्तक हो। परावर्तक का मतलब है जिसमें परावर्तन की घटना हो सके, क्योंकि पालिशदार वाले तल पर परावर्तन की घटना नहीं होती है, तो इसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप लोगों का गेंद होता है जो अंदर से खोखला हो और उसका बीच से काट दिया जाए तो उसका जो एक भाग होगा वो हमारा गोलीय दर्पण कहलाएगा। लेकिन यदि जिसमें एक तल पालिशदार हो और दूसरा क्या होना चाहिए, परावर्तक होना चाहिए। चलिए फिगर में देखते हैं। तो ये फिगर में दर्शाया गया है, ये हमारा है एक गोलीय दर्पण, क्योंकि ये एक कोई कांच का खोखला गोला था जिससे एक भाग काट दिया गया है, इसलिए जो कटा हुआ जो भाग है हमारा क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। इसमें एक भाग जो हमारा है ये जो बाहर आप लोगों को दिख रहा होगा जिसे कहते हैं पॉलिशदार तल, और इसके अंदर का ये जो भाग होता है इसे कहा जाता है परावर्तक तल। तो ये हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला है हमारा गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो है ना, गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा उत्तल दर्पण और एक होता है हमारा अवतल दर्पण। तो अभी देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। वह गोलीय दर्पण यानी जो हमने ऊपर गोलीय दर्पण पढ़ा है वही हमारा होगा। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल कौन सा था, जैसे हमारा ऐसे बना था तो जिसमें ये ना बना हो, इधर वाला तल हमारा क्या कहलाता है, परावर्तक तल कहलाता है। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, उभरा हुआ हो, ऊपर की ओर उठा हुआ हो। इसमें देखिए उठा हुआ नहीं है, परावर्तक तल तो इधर दबा हुआ है, उभरा हुआ तो इधर बाहर वाला है ना। तो वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक तल क्या हो, उभरा हुआ हो, तो उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें ऊ है उत्तल में और उसमें भी ऊ है उभरा हुआ। तो उत्तल दर्पण में हमारा क्या होता है, उभरा हुआ होता है। चलिए इसे फिगर से समझते हैं। जैसे हमने कोई एक ये बनाया, ये हमारा एक गोलीय दर्पण है। क्या है अभी ये हमारा एक गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण का कौन सा प्रकार है ये, क्योंकि ये हमारा पालिशदार तल है और ये हमारा क्या है, ये हमारा परावर्तक तल है। तो परावर्तक तल हमारा उभरा हुआ है, अब की बार उठा हुआ है, बीच की बात कर रहे हैं। जो हमारा परावर्तक तल है वो उभरा हुआ हो, यानी बाहर की ओर क्या हुआ हो, उठा हुआ हो। तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कारों में, कहाँ पर, मोटर कारों, ट्रकों आदि में चालक की सीट के पास होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मोटर कारें होती हैं, जितने भी वाहन होते हैं, इसमें पीछे देखने के लिए एक शीशा लगा होता है। तो वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा होता है उत्तल दर्पण होता है। अगला इसमें पॉइंट है हमारा सड़कों तथा बाजारों पर लगे, सड़क और बाजारों पर जो प्रकाश लैंप लगे होते हैं उनमें क्या परावर्तक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो हमारा उत्तल दर्पण यूज होता है। जो प्रकाश लैंप होते हैं इसमें उत्तल दर्पण यूज किया जाता है परावर्तक के रूप में। तो ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण के उपयोग। अगला है हमारा अवतल दर्पण। हमने बात की थी ना कि गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होंगे, एक उत्तल और अगला अवतल। तो उत्तल तो हम लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। वह गोलीय दर्पण, क्योंकि ये भी गोलीय दर्पण का भाग है ना ये। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल आप लोग क्लियर हो गया होगा। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, दबा हुआ हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। चलिए इसे भी फिगर से समझ लेते हैं। जैसे हमने ये बना दिया और इसमें क्या होगा, एक तरफ पॉलिश लगी होगी और ये हमारा क्या कहलाएगा,
परावर्तक तल कहलाएगा। तो वह गोलीय दर्पण जिसमें ये परावर्तक तल क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, दबा हुआ है, बीच में हम लोग देखते हैं अंदर की ओर क्या है, धंसा हुआ है। तो ऐसे गोलीय दर्पण को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जबकि हमने उत्तल में देखा था ये परावर्तक वाला ये जो तल होता है ये उभरा हुआ होता है, और अवतल दर्पण में जो हमारा परावर्तक तल होता है वो धंसा हुआ होता है। अच्छा, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, चलिए देखते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग आप लोगों ने देखे हैं पर नोटिस नहीं किया कि ये अवतल दर्पण है, क्योंकि हम लोग तो ऐसे सामान्य कांच समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या है। पहला है इसमें चेहरे का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। कई ऐसे शीशे होते हैं जो बड़ा प्रतिबिंब दिखाते हैं, वस्तु से बड़ा। जैसे हमारी वस्तु इतनी छोटी है तो उसको पता चला प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया, तो वो कैसे बनता है, अवतल दर्पण वहाँ लगा होता है। अवतल दर्पण का मतलब शीशा होता है। चेहरे का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दाढ़ी बनाने वाले दर्पणों में, जब आप लोगों ने देखा होगा दाढ़ी बनवाने जाओ तो वहाँ पर एक कांच लगा होता है, वो हमारा कौन सा दर्पण होता है, वो हमारा होता है अवतल दर्पण। अगला है डॉक्टर जो होते हैं मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब। जो डॉक्टर होते हैं मरीजों की दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखना हो, नाक कान और गले की जांच करनी हो तो उसके लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं, अवतल। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अगर दांतों के अंदर कोई कीड़ा लगा होगा तो वो प्रतिबिंब में क्या दिखेगा, वो बड़ा दिखेगा। अगला है हमारा टॉर्च, सर्च लाइट, मोटर कारों तथा रेलवे इंजन, टेबल लैंपों, परावर्तक दूरदर्शी जो हमारी होती है, और सौर भट्टियों में, कौन सी भट्टियाँ, सौर भट्टियों में हमारा यूज किया जाता है अवतल दर्पण। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को कि टार्च में क्या यूज होता है आपके, अवतल दर्पण। चलिए अगला विषय है हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। जो गोलीय दर्पण आप लोगों ने देखा था इससे संबंधित कई सारी परिभाषाएं बनती हैं, चलिए देखते हैं। पहली परिभाषा है हमारी ध्रुव क्या होता है, ध्रुव को पोल कहते हैं इसलिए पी लिखा गया है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो जैसे हमने ये कोई गोलीय दर्पण बना लिया है तो इसमें एक तल क्या होगा, हमारा पॉलिशदार होगा और एक तल परावर्तक होगा। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल है इसके केंद्र को, तो इसका पूरा का केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है इसके केंद्र को हम लोग कहते हैं ध्रुव। केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वक्रता केंद्र क्या होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जो हमारा गोलीय दर्पण होता है इसका जो परावर्तक वाला पृष्ठ होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले से ये काटा गया है, क्योंकि ये पहले पूरा ऐसे खोखला गोला रहा होगा, अंदर से खोखला है, तो इसमें से हमने मान लीजिए इतना भाग काट लिया तो हमें ये इधर वाला दिख रहा है। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है इधर वाला, जिस खोखले गोले का, इस खोखले गोले का भाग रहा होगा, तो इसका जो केंद्र रहा होगा, इसका जो केंद्र रहा होगा वो हमारा इस गोलीय दर्पण का, इस दर्पण का क्या कहलाएगा, वो वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो वक्रता केंद्र आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अगला है हमारा वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है बिल्कुल वही परिभाषा है, सेम वक्रता केंद्र के जैसे। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, यहाँ तक तो सेम है, उसकी त्रिज्या, उसकी क्या त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसमें था उसका केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये डिफिनीशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और इसे हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, किससे, कैपिटल आर से। और ये कहाँ तक की दूरी होती है, ये हमारी ध्रुव से ले करके, कहाँ से, ध्रुव से ले करके, ऐसे हमारा फिगर होता है, यहाँ सी होता है, तो ध्रुव से ले करके वक्रता केंद्र तक की जो बीच की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, हमारा है मुख्य अक्ष क्या होता है। कौन सा अक्ष, मुख्य अक्ष। तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा कौन सी, ध्रुव हमारा जो पी है, वक्रता केंद्र सी है, को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे फिगर में समझते हैं, ये हमारा कोई बना हुआ है, यहाँ पर हमारा क्या है, पी ध्रुव, और यहाँ कहीं पर हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। तो दर्पण का जो ध्रुव होता है और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली कोई रेखा खींची जाए, ये रेखा हमने मिलाने वाली खींच दी, तो इस रेखा को क्या कहेंगे, इस रेखा को कहेंगे मुख्य अक्ष
PC रेखा बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अगला है हमारा मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस को हम लोग कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारी मुख्य अक्ष है, अब मुख्य अक्ष तो क्लियर हो गया होगा ना आप लोगों को, ये जो हमारी अक्ष है इसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, होता क्या है कि यहाँ से इसके समांतर का मतलब इसके समांतर चलेंगी, समान अंतर पे चलेंगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरण होती हैं, आपतित प्रकाश की किरण इधर होती हैं, वो इससे परावर्तित होकर, दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु से जाएंगी इधर को वापस, फिर से देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। होकर जाती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं। अगली हमारी परिभाषा है फोकस दूरी क्या होती है। कौन सा, फोकस दूरी। तो ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारा फोकस मुख्य फोकस हो जाएगा, क्योंकि इससे प्रकाश की जो किरण है परावर्तित होकर जा रही है इस बिंदु से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा। और यहाँ हमारा क्या होगा, ध्रुव होगा। तो ध्रुव तथा मुख्य फोकस के जो बीच की ये दूरी है, ये दूरी ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो फोकस दूरी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक संबंध देखते हैं कि जो हमारी वक्रता त्रिज्या r होती है और फोकस दूरी में एक संबंध होता है, वो होता है F बराबर R/2। यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमने बताया कि P से लेकर के F तक की दूरी जो हमारी फोकस दूरी कहलाएगी, और इसे हम लोग स्मॉल f लिखते हैं। तो ये हमारा जितना P से लेकर के F तक की दूरी होती है, उतना ही F से लेकर के C तक की दूरी होती है। कहाँ तक की, C तक की दूरी होती है। तो अगर हम लोग यहाँ कहें कि जो हमारा F है किसके बराबर होगा, तो ये P से C तक की दूरी का आधा होगा। P से C तक की दूरी का क्या होगा, आधा होगा। तो P से C तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या R है, और इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि फोकस दूरी बराबर होगा, क्या चीज़, फोकस दूरी जो हमारी होगी ये बराबर होगी वक्रता त्रिज्या बटे 2। वक्रता त्रिज्या बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसी पॉइंट को हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होगा फोकस दूरी का दुगना होगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पर 2 भाग में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो हो जाएगा 2F बराबर R। यानी वक्रता त्रिज्या जो है ये फोकस दूरी का दुगुना होता है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।